Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power PYQs, we are going to complete Indian economic PYQs of last 35 years from 1991 to 2025. दोस्तों, इस सीरीज में हम एक एक क्वेश्चन जो है ना आपका एक्टिव रिकॉल की मेथड से सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप बेस्ड सॉल्यूशंस। और देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना आप ना सारे पीवाईक्यूज मेरे साथ हैंड टू हैंड ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सोल्व कर जाओगे। और इकोनॉमिक्स में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना कंसेप्ट ही होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिए ना तो आप सारे के सारे, ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन जो है ना हर साल यूपीएससी पूछ रहा है और आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इजीली सोल्व कर जाओगे। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इजीली क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आप सिर्फ नॉलेज ही थोड़ी ना गेन कर रहे हो, साथ साथ आप सब कुछ जो है ना लॉजिकली समझ होगे। ठीक है, तो लॉजिकल स्किल्स आपको हैंड टू हैंड इस सीरीज के अंदर सीखने को मिल रहा है। तो नॉलेज और लॉजिक दोनों ही सीखोगे, तभी आपका प्री एग्जाम जो है ना क्वालिफाइड होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको जितनी ज़रूरत नॉलेज की है ना उतनी ज़रूरत अब लॉजिकल माइंडसेट की भी है, लॉजिकल थिंकिंग की भी है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं पावर पीवाईक्यूज के, जो कि आपको इसी सीरीज के अंदर मिलने वाला है। अब तक मैं आपको अपडेट देता हूँ, तो भाई हमने ना इंडियन पॉलिटी के ना सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए हैं 1995 से 2025 तक के क्वेश्चंस। और ये वीडियो आपको मैराथन वाली ना चैनल पे ही मिल जाएगी। आप इसे यहीं से ना चैनल से वॉच करके कंप्लीट कर सकते हो। और साथ में आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन मैराथन की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर ना दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हिस्ट्री की वीडियो के अंदर ना मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 479 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। और ये सारे के सारे ना पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको CAPF, CDS और PCS एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस वॉच कर लेना। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और PDF जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ट्रेंड एनालिसिस दे दिया है टॉपिक वाइज इकोनॉमी के। और अब मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ कि आपको मैंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं लास्ट 35 ईयर्स के। ऐसे ही पब्लिक फाइनेंस के, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट से ही आते हैं। और हमने 112 क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग एंड मार्केट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और सारे के सारे जो है ना मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी सिखा दिए हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए हैं। आज जो हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, वो है आपका यूनिट 6 एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ना यूपीएससी ने लास्ट 35 ईयर्स के अंदर 63 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। ठीक है, तो 63 के 63 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। तो बिना समय गवाए, ठीक है, हम सारे क्वेश्चन जो है अब सोल्व करने वाले हैं। और मैं आपको ना यहाँ पर सारे कंसेप्ट जो है बिल्ड कराने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। और साथ साथ आप सारे लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप कर लोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब जो है ना लॉजिकली थिंकिंग प्रोसेस से क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे, जिसको आजकल जो है एलिमिनेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और एक बात और, इन माइंड मैप के अंदर मैंने आपको वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करा है हर एक क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट होता है और रिलेवेंट भी होता है खूब। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन भी आपको अपनी लैंग्वेज में हैंड टू हैंड क्वेश्चन के स्पेस में करता रहना है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो जो भी मैं आपको वैल्यू एडिशन दूंगा, तो जो भी जगह यहाँ पे बची होती है ना खाली स्पेस, इसको यहीं पे छोटे छोटे अक्षरों के अंदर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। इससे क्या होता है कि भाई आप एक्स्ट्रा नॉलेज जान जाते हो क्वेश्चन के बारे में, और आपको याद भी रहती हैं चीज़ें। ठीक है,
चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है ना अब हम सोल्व करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के। 2025 में अगर देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन 2025 का ही है, सेकंड भी 2025 का ही है और थर्ड क्वेश्चन भी 2025 का ही है। तो 3 क्वेश्चन जो हैं इसी टॉपिक से लास्ट ईयर पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि 6 मार्क्स की तैयारी जो है आपकी इसी टॉपिक से हो जाएगी। चलो दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपका एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, और हर साल यूपीएससी यहाँ से ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन एवरी ईयर देखने को मिलेंगे इन्हीं टॉपिक से, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका 2025 का ही है। क्वेश्चन इजी ही है और ये करना ही चाहिए आपको। इवन PT365 भी जो है ना हर साल वर्ल्ड बैंक को कवर करती है, और वर्ल्ड बैंक के जितने भी पार्ट है ना, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द पार्ट ये आपका IBRD ही होता है, तो उसने वो डिटेल में कवर करते हैं, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, और स्टेटिक का भी पार्ट है ये। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इवन दोस्तों आपको नास इतनी नॉलेज नहीं हो, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, फिर भी आप इसे लॉजिकल माइंडसेट से ना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी हैं एलिमिनेशन मारने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि ये जो बैंक है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये प्रोवाइड करता है लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज को। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि एक इंटरनेशनल बैंक है जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए है, तो ये लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मिडिल इनकम कंट्रीज को, ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, इवन ये फैक्चुअल है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं लॉजिकल माइंडसेट से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड बोल रहा है इट वर्क्स सिंगल हैंडली। देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया है यूपीएससी ने, सिंगल हैंडली मतलब खुद ही अकेला। ये हेल्प करता है टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब एक बात बताओ दोस्तों, क्या पूरे जितने भी कंट्रीज हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उन सभी कंट्रीज के अंदर ये पॉवर्टी खत्म करने के लिए सिंगल हैंडली काम कर रहा है क्या? और कोई बैंक काम नहीं कर रही क्या? और पता भी है ये आपको, वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक का ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कम से कम आपको 4 ग्रुप का बैंक मिलेगा, 4 ग्रुप का बैंक मिलेगा। ठीक है, और उनको ना आपको याद भी रखना है, मैंने यहाँ पर आपको माइंड मैप के अंदर प्रोवाइड भी किया है, ठीक है, कि भैया इसके अंदर IDA, IFC, मेगा ये सारे होते हैं, तब जाके ये वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है। सो सिंगल हैंडली तो वर्क नहीं कर रहा, तो सेकंड तो यहाँ पर रॉन्ग होगा, और सेकंड जैसे रॉन्ग मारते हो ना, देखो आप जो है ना आंसर पा जाते हो उसका, दैट इज C। दैट मीन्स कि आपने ये थर्ड पढ़ा भी नहीं होगा तब भी आप इसे सोल्व कर जाओगे। ठीक है, और थर्ड यहाँ पर सही है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप टू रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, ये बना ही इसलिए था ताकि यूरोप के अंदर जैसे फ्रांस जर्मनी हो गया उसको रीबिल्ड कर सके आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और एक बात और, वैल्यूडेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसे IDA, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, मेगा की फुल फॉर्म बताओ फटाफट, ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और फोर्थ ग्रुप होता है इसका ICSID, तो ऐसे करके याद रखना ICSID। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, ठीक है, D से डिस्प्यूट होता है, ध्यान रखना। और इसका शायद डिस्प्यूट वाले का जो पार्ट है ना, इसका जो फोर्थ वाला ग्रुप है, इसका इंडिया पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया ने इसके एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, बाकी इंडिया सबका पार्ट है। ठीक है, इससे ध्यान रखना, और इसको भी अपडेट करते रहना कि आप क्या पता साइन कर लिया हो इंडिया ने। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और ये इतना टफ नहीं होता, इसे सोल्व करना इजी ही होता है। स्टेटमेंट 1 है, ऑफ द 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन लेटर। ठीक है, तो ये बोला कि ब्राज़ील जो है ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है देन अमेरिका। ठीक है,
दैट इज यूएसए। अब देखो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अब कि भैया 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर हैं, ब्राज़ील और यूएसए। आपको ना यूपीएससी ने ये बता दिया है, तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है, अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, सुगर केन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। अब देखो दोस्तों, इसने बोल दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए कॉर्न का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। और इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए ब्राज़ील के अंदर जो प्रिंसिपल फीड स्टॉक है वो शुगर केन है। और आपको पता है कि शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? भाई ब्राज़ील ही करता है, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, या फिर बोल सकते हो कि इथेनॉल जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो ब्राज़ील कर रहा है। भाई यूएसए का टक्कर नहीं ले सकता कोई भी, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यूएसए का टक्कर नहीं कर सकता, और इवन ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ पर ब्राज़ील इतनी बड़ी कंट्री नहीं है जो यूएसए का टक्कर ले ले। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ, शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ही करता है, ठीक है। ये बात आपको ठीक है कि इंडिया को बीट करता है शुगर केन के प्रोडक्शन में। लेकिन जब बात आती है इथेनॉल की, जहाँ पर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का आप मतलब पीछे नहीं कर सकते इस मामले में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ना स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूएसए के अंदर कौन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। और मतलब कौन का इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है यूएसए की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, और जैसे ही 1 इज रॉन्ग होगा तो भाई आंसर तो अपने आप आ जाता है, वो है डी, ठीक है। क्योंकि ये इकलौता ऑप्शन होता है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जहाँ पर दोनों में से एक गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया हमारा डी, और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब एक बात और भाई, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको वैल्यू एडिशन करते जाना है, और वैल्यू एडिशन के लिए यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर देखो तो यूएसए जो है 50 बिलियन गैलन्स का पर ईयर जो है प्रोडक्शन करता है किसका, इथेनॉल का, और ब्राज़ील तो उसका आधा ही कर पाता है, ठीक है, 8 बिलियन गैलन्स का कर पाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका और ये भी 2025 का है, कह रहा हाउ मेनी कंट्रीज अमंगस्ट अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। और देखो दोस्तों, ये तो न्यूज में 2-3 सालों से रहा है कि यूपीआई का सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, और यूपीआई जो है अब एक्सेप्टेबल हो गया यूएई के अंदर, ठीक है, सिंगापुर के अंदर, ये सारी न्यूज में बहुत ज़्यादा जो है आ रहा था। तो बताओ इनमें से कौन सा है, इंडिया का छोड़ दो, तो कितने कंट्रीज के अंदर जो है इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स जो है अंडर यूपीआई एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। और ये आपको ना ढंग से पढ़ना चाहिए था, एवन सब ने ही आपको ये बताया होगा कि भैया ये तो आपको ध्यान रखना ही है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको जो लेटेस्ट डाटा देना चाहता हूँ, जैसे कि यूएई के अंदर मैंने अभी आपको बता दिया है, फ्रांस तो बिल्कुल करेगा, हमारा बहुत ज़्यादा लिंक है फ्रांस से, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी अभी के लिए नहीं है, ये इसका ध्यान रखना, जर्मनी अभी नहीं है, फ्रांस है, जर्मनी नहीं है, ठीक है। और भाई मैंने सिंगापुर आपको बता ही दिया है। अब देखो पड़ोसी कंट्री हमारा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में होगा या नहीं होगा, आप बता दो मुझे फटाफट कि बांग्लादेश में होगा या नहीं होगा। भाई आपको पता है बांग्लादेश से अभी हमारे रिलेशन सही नहीं चल रहे, ठीक है, और बांग्लादेश से अभी ऐसी कोई साइन डील नहीं हुई है, ठीक है। बाकी सिंगापुर, ठीक है, और आपका फ्रांस और यूएई से हो चुका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, ओनली 3 इज आंसर आएगा। और एक बात और दोस्तों, ये तो आपको पढ़ना ही था, पीटीसी 65 के अंदर भी दे रखा था, तो इसको तो पढ़ना ही चाहिए था आपको। और ये बड़ा फैक्चुअल है, इसके अंदर आप मतलब एलिमिनेशन मार नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिससे हमारे रिलेशन अच्छे ना हो, ठीक है। जर्मनी से भी अच्छे रिलेशन है, और इवन बांग्लादेश से भी अच्छे रिलेशन है, ठीक है। बट अभी के लिए सही नहीं है, ठीक है। अभी आपको पता है ना क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और एक बात और वैल्यूडेशन कर लो भाई, यहीं पे 3 कंट्रीज तो मैंने आपको यहीं बता दिया है कि यूएई है, ठीक है, फ्रांस है, सिंगापुर है, श्रीलंका भी है इसके अंदर, ठीक है, श्रीलंका भी है, ध्यान रखना, श्रीलंका भी के अंदर भी जो है यूपीआई एक्सेप्टेबल है, भूटान के अंदर भी है, भूटान से बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे इंडिया के, ठीक है, और नेपाल के भी हैं, और नेपाल से भी अच्छे रिलेशन है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इन कंट्रीज में यूपीआई एक्सेप्टेबल है,
और भी कुछ अपडेट होता रहता है इसके अंदर, तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। और इवन ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, ये फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ट्रेड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 24 का है, और यहाँ पर बोला है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एक बात बताओ, कितना खतरनाक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इम्पोर्ट करता ही नहीं है एप्पल्स का। कहाँ से? यूएसए से। अरे भाई, क्या पता किसी ने 1 kg भी एप्पल इम्पोर्ट कर लिया हो यूएसए से, हैं? तो इसने बोली डज नॉट इम्पोर्ट। अरे यहाँ ही पे आपको गलत मानना है भैया, डज नॉट इम्पोर्ट पे ही गलत मार दो, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इसका आंसर आ गया डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको, मतलब अच्छे से क्या, इसे देखते के साथ ही यहाँ पर रॉन्ग मारो और आपका OMR में आंसर फिल कर दो फटाफट। 2 मार्क्स यहाँ पर फ्री के हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी अभी के लिए तुम्हें पढ़ना ही है, आने वाले एग्जाम के लिए। कह रहा है इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये बात सही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है, जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या कि वहाँ पर जो एप्पल होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, वो सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं। और एप्पल की बात हो रही है भाई ये तो बाय नेचुरल भी होता है, ठीक है। चलो, तो 4 तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब 5th पे आते हैं, ये भी 24 का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of US Treasury bonds will not able to exercise their claims to receive payment। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर इंटरनेशनल की है, ठीक है, इंटरनेशनल केस की है। वरना ये क्वेश्चन जो है आपका जो है ना, ये मनी एंड बैंकिंग में आना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग में यहाँ डालना चाहिए था इनको। लेकिन जब फॉरेन रिलेशन की बात हो गई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो गई है, एक्सटर्नल सेक्टर की बात हो गई है, तो उन्होंने क्वेश्चन यहीं पे डाल दिया है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि यूएसए गवर्नमेंट डेट जो होती है वो किसी मतलब बैक नहीं होती किसी हार्ड एसेट से, बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, भाई डॉलर जो है छापता कौन है? यूएसए तो छापता है। यूएस डॉलर जो है यूएसए तो छापता है, इसके अलावा कोई और तो नहीं छाप देगा, मतलब कोई प्रिंट थोड़ी ना कर देगा। और भाई यूएस की इकोनॉमी जो है ना, आपको पता है सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और भैया यूएस डॉलर की जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यूएस डॉलर हर जगह एक्सेप्टेबल है। और आपको पता है कि भैया इनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, इनकी गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ना लोगों का फेथ होता है, ठीक है। कोई हार्ड एसेट्स है ना, जो इनका डेट है ना, वो बैक्ड नहीं होता, जैसे गोल्ड, ठीक है, बॉन्ड्स, इन सब से बैक्ड नहीं होता। ओनली गवर्नमेंट का फेथ होता है कि भैया ये गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर ही देगी आपको लोन, ठीक है। अगर डिफॉल्ट भी कर देंगे तब भी ये प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि यूएसए जो है ना, अगर डिफॉल्ट करता है अपने डेट्स के ऊपर, तो होल्डर्स ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड, जो भी ये ट्रेजरी बॉन्ड इशू करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, पैसा उठाने के लिए, ठीक है, तो वो विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो है क्लेम्स नहीं उठा सकते क्योंकि कोई ये बैक्ड नहीं होता किसी भी हार्ड एसेट से, ठीक है। कोई बॉन्ड से ये जो है या फिर गोल्ड से जो है एसेट जो है ये बैक्ड नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इसको आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए के अंदर कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर गलत लिख दिया उन्होंने, फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आंसर दोस्तों, ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा आंसर? ए आएगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि भाई यूएसए के अंदर जो भी डेट होता है वो गवर्नमेंट के फेथ के ऊपर उठाया जाता है, ना कि कोई हार्ड एसेट से वहाँ पर जो है बैक्ड होता है ये, जैसे इंडिया के अंदर, है ना। और यूएसए के अंदर जो भी डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, मतलब यूएसए गवर्नमेंट अगर डिफॉल्ट कर देती है डेट के ऊपर, तो जो भी ट्रेजरी बोर्ड के जो होल्डर हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अपने क्लेम को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। बिल्कुल हो सकता है भैया, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है और ग्रेन्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर भी होता है, तो क्यों नहीं होगा आर्ट, ठीक है। कह कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, तो आपने इसको डिटेल में पढ़ा होता कि भैया
इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट तभी कर पाओगे जब इसका पार्ट होगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है कि भैया कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर, मतलब होना ही चाहिए इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल के, तभी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएगा। ये गलत ही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा भाई दोस्तों, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। और आपको पता है कि इंडिया एक मेंबर हो ही सकता है इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का, है ना, ऐसा कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके अंदर ग्रेस काउंसिल का पार्ट होने में, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा 6 का ए। और आपको मैं फिर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि भाई साहब मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन करते जाना। मैं आपको जो है बार बार माइंड मैप के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि मैं खुद सोल्व कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन और खुद सब कुछ बता दे रहा हूँ। तो बार बार माइंड मैप के ऊपर जाकर मैं समय क्यों बर्बाद करूँ, वो आपके लिए है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और रिलेवेंट भी है। अब देखो दोस्तों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये 2024 के लिए ना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से सब जने नहीं पढ़ते ये, ठीक है। बाकी लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज़ें होती हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, और ये मतलब इकोनॉमिक मतलब मैं बोल सकता हूँ बिजनेस फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमी को कोई हार्म नहीं होता इससे। तो ऐसी चीज़ें जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इवन ग्रीन ट्री से जो है ना, यूपीएससी को ही प्यार है, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन वर्ड आया था ना वहाँ यूपीएससी को प्यार हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये बोल रहा है इन द रिसेंट पास्ट, खुद बोल दिया रिसेंट पास्ट, विच ऑफ द अबव हैव कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। बताओ इनमें से कौन कौन से जो है अंदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ये है जो है बने हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका यूपी के अंदर है, ये तो भैया कंफर्म आपने पढ़ा होगा कि हाँ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, क्योंकि ये यूपी का न्यूज़ था, है ना। और मतलब ये ज़्यादा मतलब आपको ना सुनाई में आया था यूपी की न्यूज़ जो है ना, ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट जो है ना, कुशीनगर एयरपोर्ट, ये आपको ना ज़्यादा सुनाई में आ जाते हैं, है ना। और जैसे कि विजयवाड़ा ऐसे जो एयरपोर्ट है ना, आपको बहुत मतलब न्यूज़ में नहीं होते हैं। और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, हाँ, डोनी पोलो एयरपोर्ट है, कुशीनगर है, लेकिन थर्ड यहाँ पर रॉन्ग हुआ। और एक बात को और ध्यान रखना दोस्तों कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो अटेम्प्ट मत करना, नहीं आता नहीं पढ़ा मत करना अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नहीं होगा आंसर, तो वैसे आ गया 1 और 2। हाँ, अगर आपको पता था कि विजयवाड़ा जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, तब आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, अगर आपको पता था तो। क्वेश्चन नंबर 8 23 का है, और ये क्वेश्चन इजी है, मैं फिर बोलता हूँ। जो भैया ये स्टेटमेंट 1 और 2 वाले असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें क्वेश्चन को पहले सॉल्व करा करो, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर लॉजिक 100% वर्क करता है, ठीक है। अब जो है यूपीएससी 3 स्टेटमेंट वाले भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बना रहे हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वरना ये इजी क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड जो है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है गोल्ड का इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी को ये स्टेटमेंट सही करना था, तो उसने लिख दिया वन ऑफ दी है, ये नहीं बोला कि सबसे बड़ा है, उसने क्या बोला वन ऑफ दी है ना, ये नहीं बोला सबसे बड़ा है ना। स्विट्जरलैंड हैज, यहाँ पर देखो सेकंड स्टेटमेंट बोल दिया कि स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल जो है इसने बांध दिया स्टेटमेंट को, बांध दिया मतलब यहाँ पर एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम का मतलब इस यूज़ कर लिया कि भैया सेकंड पोजीशन किसकी है ही है वर्ल्ड के अंदर, दैट मीन्स कि थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड है। मतलब अब आपको ना यहाँ पर जो है लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या सेकंड है या नहीं, सेकंड पोजीशन पे है या नहीं, सेकंड की जगह कोई और कंट्री तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर तो हो सकता है, वन ऑफ दी के अंदर तो भैया टॉप 10 के भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर दे दिया आपको कि सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इनके पास है स्विट्जरलैंड के पास, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर तो हो ही सकता है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर सेकंड रॉन्ग हुआ, यहीं पे जाओ लॉजिकल माइंडसेट का यूज करो और कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर दे दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ जहाँ भी नंबर देते हैं यूपीएससी वाले वो गलती होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो सही है, सेकंड इज रॉन्ग है, और इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका आ जाएगा आंसर सी। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया टॉप 3 इवन टॉप 5 भी ध्यान रखो कि कौन कौन से जो है
जिनके पास गोल्ड का रिजर्व्स है, ये भी ध्यान रखो। और मैंने यहाँ आपको माइंड मैप के अंदर प्रोवाइड किया है क्वेश्चन नंबर 8। तो यह ध्यान रखना, यूएसए के पास है, जर्मनी के पास है, ठीक है, इवन आईएमएफ के पास भी है और इटली के पास भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंट्री के अंदर पूछा जाएगा तो यूएसए, जर्मनी, इटली, फिर है स्विट्जरलैंड फोर्थ नंबर, सेवंथ नंबर पे, सॉरी सेवंथ नंबर पे है स्विट्जरलैंड, तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका G20 के ऊपर। और 2023 में भाई G20 समिट इंडिया के अंदर हुआ था, तो ये आना क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, ये तो कंफर्म था कि आना ही था। और क्वेश्चन भी इजी बनाया यूपीएससी ने, इतना टफ नहीं बनाया। सेकंड स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, क्या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी को ठीक करना था, वन ऑफ दी का इस्तेमाल करा कि मतलब होंगे 20 प्रायोरिटीज, 20 में से एक जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। होंगे 50 प्रायोरिटीज, लेकिन उसमें से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसलिए इसको ऐसे तरीके से इस तरीके से सोचा करो जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको, और ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। करेक्ट पूछा ये, तो सेकंड यहाँ पर ठीक है, तो फर्स्ट वाला काट दो, ये भी काट दो। आप आ गए बी और सी के ऊपर। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है या नहीं। ये बोला G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल यही बना था, ओरिजिनली स्टेब्लिश हुआ था प्लेटफॉर्म ऑफ कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को कि भाई तुम डिस्कस करो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज क्या क्या है और उनका सॉल्यूशन लेकर आओ, ठीक है, साथ मिलकर बैठकर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 2023 का ही है। क्या रिसेंटली स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अच्छा, कह रहे यूएसए ने और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर लॉन्च किया है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को, ठीक है। चलो करा होगा, रिसेंटली करा ही होगा, मैंने मान के चल रहा करा होगा। तो ये यूरोपियन यूनियन के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है यूएसए एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अरे वाह, यहीं पे तो एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर लिया यूपीएससी ने, यहीं तो कर लिया। कह रहा है यूएसए ने और EU ने ना, यूरोपियन यूनियन ने क्लेम करा है कि वो ये जो काउंसिल बनाई है इन्होंने, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, अब इससे होगा क्या कि वो क्लेम कर पाएंगे या फिर वो बताना चाह रहे हैं वर्ल्ड को कि वो चाह रहे हैं कि वो इससे जो है ना ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस भी कर पाएंगे, इससे अपने कंट्रोल के अंदर ला पाएंगे, और फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी। अरे बताओ दोस्तों, फिजिकल प्रोडक्टिविटी किसके कंट्रोल में है? आजकल तो आपके कंट्रोल में भी नहीं है अपनी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो कोई और कैसे कंट्रोल कर सकता है फिजिकल प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात अलग है कि हाँ टारगेट बनाओ और टारगेट को अचीव करने के लिए वो अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, है ना, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा और आंसर आपका आ जाएगा सी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बस लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 23 का ही क्वेश्चन है। कह रहा द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट। अच्छा, कह रहा है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट हुआ है, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तभी तो आपके यहाँ क्या होगा, ग्रोथ हो पाएगी। तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट हुआ है, ठीक है, ग्रोथ पैक्ट हुआ है इसका यूरोपियन यूनियन का। अभी ये बताओ इस ट्रीटी के अंदर क्या है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि इस ट्रीटी के अंदर है क्या, तो ये बोला है ये लिमिट कर देगा लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट को ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सेकंड बोल रहा है मेक द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। थर्ड बोल रहा है एनेबल द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने की बात कर रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कर रहा है।
फर्स्ट वाले में कह रहा है कि आप लिमिट कर पाओगे लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट को ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अगर आपने ये वाला पैक कर लिया ना तो आप कंट्री के अंदर ये कर पाओगे, ये बात कर रहा है। अब देखते हैं हम ऑप्शन के अंदर कि इनमें से क्या क्या ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन तभी मार सकते हो जब आपको 3 के 3 स्टेटमेंट यहाँ पर पता हो, अदरवाइज ऐसे नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पर तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लॉजिकल माइंडसेट का यूज कर सकते हो। हाउ? देखो दोस्तों, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ना एक जैसा ही है। यहाँ पर बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर पाएंगे, यहाँ पर बोल रहा है टेक्नोलॉजी को शेयर कर पाएंगे यूरोपियन कंट्रीज। अब एक बात बताओ दोस्तों, चलो हमने पैक्ट कर लिया, अब बताओ कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने वाली है अपना फ्री में, है ना? कौन सी कंट्री अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी? बिल्कुल गलत। सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल गलत होगा, दोनों में एक जैसी बातें कर रहा है, ठीक है। और ये चीज शेयर करना तो भैया बहुत ही टिपिकल टास्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सही होगा। मैंने कहा था स्टेबिलिटी लेके आना है हमें ना, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आप लिमिट कर पाओगे लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, ठीक है। जो आपका बजट डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, रेवेन्यू कम, इसको अगर लिमिट कर दोगे तब आपके यहाँ स्टेबिलिटी आएगी फिनेंशियल, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, ओनली 1 इज करेक्ट, बाकी सारे जो हैं गलत होंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 2022 का है और क्वेश्चन इजी है क्योंकि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो कि यार रैपिड फाइनेंसिंग कौन कर पाएगा, बताओ इनमें से कौन सा कर पाएगा रैपिड फाइनेंसिंग, है ना। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कौन दे पाएगा? सबको पता है IMF प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान को जरूरत पड़ रही है इस समय दबादब, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? IMF करता है। बाकी वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता होना चाहिए, है ना। एनवायरमेंट प्रोग्राम वालों को भी पता होना चाहिए, यूनेप का, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी पता होना चाहिए। इनमें से कौन कौन सी कंट्री पार्ट है, इसका फाउंडर कौन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही बताया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी, और क्वेश्चन जो है एक बार अगर आपने समझ लिया ना तो ये हो जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट बताना है और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब यहीं पे समझो दोस्तों, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट आप कैसे निकालते हो, जरा मुझे बता दो, फॉर्मूला क्या होता है एक्सचेंज रेट का, बता दो। कि भैया आप देखते हो कि कंपैरिजन करते हो, या रुपी डिप्रेसिएट हुआ डॉलर के कंपेयर में, ठीक है, या फिर डॉलर हुआ रुपी के कंटेक्स्ट में, ठीक है, या आप देखते हो रेफरेंस में। तो कह रहा है नॉमिनल, नॉमिनल का आपको पता है करंट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। नॉमिनल क्या होता है? करंट प्राइस के ऊपर होता है, और रियल वाला आपका आप उसके अंदर बेस ईयर जोड़ लेते हो, ठीक है। तो कह रहा है नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है इंडिकेट करता है एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। मतलब आपने यहाँ पर ये देखा है कि भैया इफेक्टिव चेंज हुआ है, ठीक है, इफेक्टिव चेंज हुआ है, एक्सचेंज रेट हुआ है। मतलब पहले जो एक्सचेंज रेट था, जैसे कि रुपी जो है पहले समझ लो मतलब 50 रुपीज़ के अंदर पहले जो है आपका $1 आता था, पहले $1 जो है 50 रुपीज़ का था, ये समझो, ठीक है। अब ने बोला कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, और ये इंडिकेट कर रहा है एप्रिसिएशन ऑफ रुपी को, ठीक है। मतलब आपका जो है अब $1 जो है कितने का हो जाएगा? 50 की जगह 40 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सचेंज रेट आपने बढ़ा लिया, मतलब अब $1 जो है मैं 40 रुपीज़ का दूंगा, ठीक है। मतलब अब आपको ना, जैसे कि अगर USA वाले इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो पहले $1 में ये 50 रुपये का सामान खरीद पाते थे, अब ये $1 में ना 40 रुपीज़ का ही सामान खरीद पाएंगे, थिंग्स खरीद पाएंगे। यहाँ पर जो है रुपया एप्रिशिएट कर गया है, यहाँ पर ये रुपया एप्रिशिएट कर गया है, और आपको पता है एप्रिशिएट करने से क्या होगा? रुपया एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, ठीक है, इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब USA की जो कंपनी है या फिर कोई भी कंज्यूमर है, वो पहले 50 रुपये का सामान खरीद पा रहा था $1 में, अब वो 40 का खरीद पाएगा, तो उसके लिए चीज़ें महंगी हो गई, ठीक है, एप्रिशिएट होने से रुपया, ठीक है। और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या हुआ कि भैया पहले मैं आपको $1 में 50 रुपये का सामान दे रहा था, अब मैं दे रहा हूँ 40 का, ठीक है। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, तो ये इंडिकेट करता है रुपया को, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी मैं आपको जब अभी इकोनॉमिक सीरीज के अंदर पढ़ाऊंगा कंसेप्ट वाली सीरीज के अंदर,
मैं वहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब सेकंड बोल रहा है एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अभी एक बात बताओ दोस्तों, मैंने आपको भी बताया था कि भैया इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ने से रुपया हमारा एप्रिसिएट कर रहा है, तो जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो तो घटेगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इंप्रूव हो जाएगा भैया? सेकंड तो यहाँ पर रॉन्ग होगा, सेकंड रॉन्ग काट दो तो आंसर तो आपका 1 1 and 3 अपना आप आ गया। आपने थर्ड पढ़ा भी नहीं फिर भी आ गया। थर्ड वाला क्या है, कह रहा इंक्रीज इन ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन in other countries is likely to cause an increase in divergence between near and rear। कह रहा है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, ठीक है, और इसी की वजह से जो क्या होता है, जो डाइवर्जेंस है नियर के अंदर और रियर के अंदर बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रियर के अंदर हम इन्फ्लेशन भी देखने लगते हैं और नियर के अंदर हम इन्फ्लेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि करंट प्राइस पे होता है ये, है ना, और ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है, या फिर बोल सकते हो बेस ईयर पे होता है, बेस प्राइस पे होता है, ठीक है। तो भैया जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है और अदर कंट्रीज में इन्फ्लेशन है, अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है और उनके कम इन्फ्लेशन है तो डाइवर्जेंस बढ़ेगा इन दोनों के अंदर। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये इसका फिर रेसिप्रोकल भी कर दो, मतलब इसका वैसा वैसा भी कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है G20 के ऊपर ही क्वेश्चन है। कह रहा है भैया कि विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। ध्यान रखना G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, कॉमन फ्रेमवर्क सब जने साइन करते हैं, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो कह रहा है ये एक इनिशिएटिव है जो एंडोर्स किया था G20 ने, ठीक है, टुगेदर विद पेरिस क्लब। सेकेंड बोल रहा है इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, ठीक है। कह रहा है भैया ये एक इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करेगा लो इनकम कंट्रीज को जिनका अनसस्टेनेबल डेट है, ठीक है, मतलब वो लोन वापस ही नहीं कर पा रहे, डेट जो है चुका नहीं पा रहे, बार बार डेट ट्रैप के अंदर फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव हमने लेकर आए हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर कि हम ऐसे लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया, ये तो अच्छी बात है। और ये कह रहा है फर्स्ट वाले में एक इनिशिएटिव है जो कि एंडोर्स किया है G20 ने साथ में पेरिस क्लब वालों ने भी मिलकर, और ये बात बिल्कुल ठीक है। उस टाइम का करंट अफेयर्स था, अगर उस टाइम अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो इसे कर देते सॉल्व, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 द इफेक्ट ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ अ करेंसी इज दैट। अभी मैंने आपको नीर एंड रीर पढ़ाया था ना दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि डिवोल्यूशन से होगा क्या, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि भाई डिवोल्यूशन के अंदर हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है ना उसकी वैल्यू घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर $1 जो है अभी के लिए 50 रुपीज़ का है, ठीक है, अब डिवोली हो गया, डिवोली मतलब अब हमें $1 जो है मिलेगा कितने का, 60 रुपये का। मतलब अब जो है हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है ना रुपये की वो गई है घट, ठीक है। कैसे घट गई है, क्योंकि अब हमें $1 जो है 60 रुपये का मिल रहा है और यही पहले $1 हमें 50 रुपीज़ का मिल रहा था, ठीक है। तो हमारे रुपया जो है डेप्रिसिएट कर गया, डिवैल्यू हो गया। तो इससे क्या होगा, अगर आप US के सिटीजन हो, ठीक है, फॉरेनर हो, तो पहले वही $1 के जो $1 के अंदर जो है ना आपसे 50 रुपये का सामान खरीद पा रहा था, ठीक है। अब हमारा रुपया घट गया, अब उनको हो गया फ़ायदा। कैसे, अब वो $1 में आपसे 60 रुपये का सामान खरीद पा रहा है एक ही $1 में, ठीक है। तो आपसे अब ज़्यादा सामान खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको 10 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है पहले से, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इंप्रूव करेगा कॉम्पिटिटिवनेस को ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को, है ना, इन दी फॉरेन मार्केट्स। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सेकेंड वाले बोल रहा है इंक्रीज इज फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। भाई ये फॉरेन वैल्यू जो है हमारी घटी नहीं यहाँ पर डिवोल्यूशन होने से, तो इंक्रीज कैसे हो गई, ये तो डिक्रीज होना चाहिए। तो सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, इम्प्रूव्स ट्रेड बैलेंस। अब एक बात बताओ दोस्तों, चलो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ा, है ना, हमारा इम्पोर्ट घटा, तो एक बार के लिए ट्रेड बैलेंस ऐसा कुछ ये हेल्प कर रहा है,
लेकिन जो हमने लोन लिया होगा, ठीक है, फॉरेन लोन, अब वो जो लोन हमें वापसी करना है वो तो महंगा हो गया ना। या फिर ये जरूरी थोड़ी ना कि ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव ही कर दे, है ना भाई। हमें डॉलर के कंपैरिजन में करा है, ये एक करेंसी कंपैरिजन में करा है, सारी करेंसी कंपैरिजन में नहीं करा एक तो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। चलो सारी करेंसी के कंपैरिजन में कर भी लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं है स्पेसिफिक, हमने कर भी लिया। तो जो हमने लोन लिया है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है हमारा ट्रेड जो है बेस्ड है, ठीक है, डिपेंड है, तो जरूरी नहीं है ये ट्रेड को इम्प्रूव करेगा। तो थर्ड इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आंसर, ओनली ए इज करेक्ट, दैट इज फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी सब यहाँ पर गलत है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको PD 365 के अंदर पढ़ाया था, ठीक है, अभी जस्ट इकोनॉमी की PD 365 में पढ़ाया था कि रिजर्व ट्रांचे या फिर गोल्ड ट्रांचे किससे रिलेटेड है, तो ये IMF से रिलेटेड है। एक क्रेडिट सिस्टम है जो ग्रांटेड करा गया है IMF के द्वारा टू इट्स मेंबर। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सोल्व हो गया बहुत ही आसानी से, और इजी क्वेश्चन था। इजी कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि तो अब ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए आपको पता है, ठीक है। 2020 के हिसाब से शायद इजी ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले बोल दिया ये इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये बात आपसे पहले बोल दी गई है कि ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इस मेजर्स के अंदर आपको बताना है, क्या है क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड। सेकेंड बोला है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स related to trade both in goods and services. थर्ड बोल रहा है दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ ये बात तो मुझे सही लग रही है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही मतलब अलग ही टॉपिक है इसके अंदर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ठीक है, वो इंक्लूसिव है या नहीं, या फिर आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है अट्रैक्टिव है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ट्रेड से रिलेटेड तो कुछ नहीं होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ये बात सही है। तो यहाँ पर बोला नॉट कंसर्न्ड, ये बात सही है, नॉट कंसर्न्ड तो होगा, तो थर्ड यहाँ पर सही है। तो थर्ड जहाँ पर नहीं है ना उसे कट मार दो, ठीक है। अब या तो सारे ही सही है, या तो 1 और 3 इज करेक्ट, मतलब सेकंड यहाँ पर मुझे डाउट करना है, और यहाँ पर मुझे चल गया है फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दैट इज क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड, मतलब आप क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर सही है। अब ये बोल रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट मेजर है ना, ये किस रिलेटेड है, मतलब ट्रेड के अंदर गुड्स से भी और सर्विसेज से भी, मतलब गुड्स पे भी डिपेंड करता है ये, और सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है। अब ये मुझे भाई एक बात और बता दो मुझे भाई, ठीक है, अब एक बात और बता दो मुझे कि चलो गुड्स पे तो करता होगा, ठीक है, गुड्स तो सभी बेच रहे हैं, क्या सर्विस पे करना चाहिए, क्या सर्विस पे करना चाहिए ट्रिम्स को? सर्विस के लिए अलग एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि सर्विस तो बहुत ही अलग टॉपिक है आपका। सर्विस के अंदर तो AI भी आ चुका है, अब तो बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, आपको ना ट्रिम्स एग्रीमेंट के अंदर आपको पूरा ये उर्गे राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस ये पूरा ही पढ़ना चाहिए, आपको गेट भी पढ़ना चाहिए, WTO भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर होगा C। और मैंने आपको बोला है ये है कि भैया वैल्यू एडिशन आपको करना है माइंड मैप से, ठीक है, वैल्यू एडिशन करना है। ट्रिम्स जो है ट्रिम्स के अंदर सिर्फ गुड्स कवर होता है, सर्विस कवर है गेट्स के अंदर, ये चीज़ का ध्यान रखना, सेपरेट एग्रीमेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर व्हिच ऑफ द एक्शन और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। अब ये क्वेश्चन मैं आपको मनी एंड बैंकिंग में करा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, तो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। कह रहा भैया फाइनेंशियल क्राइसिस अगर दोबारा से होगा कोई तो बताओ इनमें से कौन सा मेजर जो है इंडिया को इम्यूनिटी देगा, इम्यूनिटी मतलब हेल्प करेगा एक तरीके से, ठीक है। कह रहा है अगर आप डिपेंड नहीं करोगे शॉर्ट टर्म फॉरेन
बोरोइंग के ऊपर। ये बात सही है भैया, शॉर्ट टर्म बोरिंग के ऊपर हम डिपेंड ना करें, हमें तुरंत पैसा कमा के भरना ना पड़े, ठीक है। लॉन्ग टर्म होगा तो हमारे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक है, समय मिल जाएगा हमें। तो फर्स्ट तो सही है। अब सेकंड बोल रहा ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स। अरे भाई, मोर फॉरेन बैंक्स अगर तुम ओपन करोगे तो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, तो ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी ग्लोबल, वो भी ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी। दैट मीन्स कि बाहर के जो आपके जो बैंक है ना वो डूबने के किनारे पे आ जाएंगे। तो इस पर अगर डिपेंड करोगे तो इसका तो आपका लॉस है, फायदा थोड़ी नहीं। सेकंड कर दो, आंसर आपका फर्स्ट आ गया अपना आप ही ओनली। कह रहा मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये आपको रिलीफ नहीं देगा, ये आपको इम्यूनिटी नहीं देगा। इससे जो है कैपिटल में जो भी पैसा लगा रखा होगा बाहर वालों ने वो तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। जितने भी आपके कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रखा होगा फॉरेन ने, इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, अगर फुल होगा तो वो तुरंत सारा का सारा पैसा निकाल देंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे मैंने पहले भी समझा रखा है उसे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखो दोस्तों, मेरा मुंह ना दुख जाता है इतना बोलते बोलते, मतलब सबको रेस्ट चाहिए होता है ना थोड़ा बहुत। मेरे हिसाब से मैं आधे घंटे से ऊपर से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज owned बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। कह रहा है जितना भी इंडिया का एक्सटर्नल डेट है ना वो गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा है owned है, मतलब लिया गया है। सेकंड बोल रहा है ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। कह रहा जितना भी इंडिया का एक्सटर्नल डेट है ना वो सब यूएस डॉलर के अंदर है, सारा का सारा। और आपके पास दो ही स्टेटमेंट है, और यहाँ पर दोनों या तो करेक्ट होंगे या दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, या दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है और एक रॉन्ग हो सकता है। ये ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट जो है सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर डिनोमिनेट होगा। अरे भैया, रुपये के अंदर भी हो सकता है, और भी करेंसी के अंदर हो सकता है, सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर होगा। अरे ये तो बिल्कुल गए थे, ठीक है। अब उसने ये बोला कि मोस्ट ऑफ, फर्स्ट वाले ने बोला मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट किसके द्वारा लिया गया है, तो बोला गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा लिया गया है मोस्ट ऑफ। अब एक बात बताओ भाई, एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है तो मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट जो है भाई जरूरी है कि गवर्नमेंट एंटिटीज ही ले, प्राइवेट एंटिटीज भी ले सकती हैं। हम तो हाँ, इंटरनल डेट हमारा सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना, इंटरनल डेट हमारा सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और आपका आंसर आ गया डी, कि बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर द कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। ठीक है, करेंसी क्राइसिस कम करना है आपको, तो बताओ इनमें से कौन सा जो है रिलीफ देगा करेंसी क्राइसिस को कम करने में, करेंसी क्राइसिस को कम करने में कौन सा रिलीफ देगा। कह रहा है द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, कह रहा है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और कह रहा है रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियाज अब्रॉड। अब एक बात और बताता हूँ आपको मैं, भाई करेंसी क्राइसिस का मतलब क्या हो गया, कि मतलब करेंसी की कमी है। क्राइसिस का मतलब तभी तो यही होता है, ये करेंसी की कमी है, तो करेंसी की फुलफिलमेंट करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे आप सप्लाई बढ़ाओगे करेंसी की, ठीक है। अगर सप्लाई बढ़ा दोगे, करेंसी की कमी नहीं होगी, तो करेंसी क्राइसिस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दोगे तो आपका पैसा बचेगा नहीं ना, है ना। तो सेकंड काटो ना भैया, डेफिसिट बढ़ जाएगा इससे, तो सेकंड काट दो ना, इससे पता चलेगा फर्स्ट तो करेक्ट है भैया, फर्स्ट तो करेक्ट है। फॉरेन करेंसी अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है, इंडिया के आईटी सेक्टर के द्वारा, तो पैसा आएगा हमारे इंडिया मार्केट में, और रेमिटेंसेस भी आएगा अगर इंडिया के अंदर बाहर से, तो इससे भी पैसा बढ़ेगा। अरे बिल्कुल बात सही है, तो आंसर आएगा बी, ठीक है। 21 कह रहा है इंडिया हैज एनेक्टेड दी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। अच्छा, ज्योग्राफी के ऊपर इंडिकेशन देते हैं हम इसके अंदर, पता चल गया, पता जीआई टैग की बात हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 in order to comply with of the obligation, comply with the obligation। अच्छा, किसकी obligation होती है ये बताओ, हम जो जीआई टैग देते हैं ना किसके अंडर में ये देते हैं। और एक बात बताओ भैया, गुड्स के ऊपर दे रहे हैं ना जीआई टैग, इससे क्या होता है, ट्रेड होता है ना, यस और नो। तो बताओ किसका होगा, डब्ल्यूटीओ का नहीं होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ये तीनों का तो होगा ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विद रेफरेंस टू दी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहा है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहा है, जो टेंजिबल नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ भी रखा है इसके ऊपर भी, कह रहा है यहाँ पर करेक्ट बताना है आपको। कह रहा है इट रिएटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट।
सेकेंड में बोला है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, is the nodal agency for regulating intellectual property rights in India. That is DP, DPIIT होती है ना, ये होता है, दीपम भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कह रहा है ये जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, ये नोडल एजेंसी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंडिया के अंदर रेगुलेट करते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हो इसको जो है क्या करते हैं, समझ लो रेगुलेट करने का काम ही होता है इनका, और क्या होता है, रेगुलेट करने का काम ही होता है, ठीक है। तो बताओ उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान रखना यहाँ पर बोला है रीट्रेड्स, रीट्रेड्स मतलब एक तरीके से दोबारा बता रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है दोहा डेवलपमेंट के लिए, जो दोहा डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसके अंदर, और ट्रिप्स एग्रीमेंट में। और आपको पता है ट्रिप्स एग्रीमेंट किसका है, WTO का ही है, और WTO के अंदर ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होती है ना। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो फर्स्ट तो सही है और सेकंड भी सही है दोस्तों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ही जो है डिपार्टमेंट जो है नोडल एजेंसी है जो रेगुलेट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 23, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। मेन से भी आ चुका है, बहुत ईजी है और सबको पता है, ये सब WTO के अफेयर से हैं, एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है, ये सब वगैरह है ना, जो एग्रीकल्चर का केस चल रहा है WTO के अंदर हमारा, एग्रीकल्चर मतलब MSP का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है। इसके ऊपर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट बता दो भाई। और यहाँ पर बोला है कि IMFC जो है डिस्कस करती है मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइस करती है IMF को ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क, ठीक है। भाई IMF की भी तो कमेटी होगी ना, ये IMF को कैसे वर्क करना है, कैसे हेल्प करनी है लोगों की, है ना। तो बिल्कुल ये वही कमेटी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है, जो डिस्कस करती है मैटर कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी और एडवाइस करती है IMF को ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत अच्छी बात कर रहा है और ये ठीक ही होगा। कह रहा है वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर इन IMFC's मीटिंग्स। अब बताओ दोस्तों, एज ऑब्जर्वर की बात कर रहा है, मेंबर की बात नहीं कर रहा कि एज ए मेंबर वर्क कर रहा है, कह रहा है ऑब्जर्वर की तरह यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। और एज ए ऑब्जर्वर तो आप में भी जा सकते हैं अगर मैं इनवाइट करा जाए तो, है ना। तो हमें इनवाइट तो करा नहीं जाएगा, खैर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 24 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ, यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इम्पोर्ट कवर समटाइम्स सीन इन दी न्यूज। खुद बोल दिया भैया, करंट अफेयर से है ये, इम्पोर्ट कवर। अब देखो ब्रेक करो इस कीवर्ड को ना, ब्रेक करो, कह रहा है इम्पोर्ट को कवर करना, इम्पोर्ट को कवर कर पाए, इम्पोर्ट को कवर कर पाए। तो कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू द GDP ऑफ अ कंट्री। अब बताओ इसके अंदर कहाँ बात करी गई है कि हम इम्पोर्ट को कवर कर पा रहे हैं ना, कट कट मारो इसे। बी में बोल रहा है इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। अरे भाई कवर की तो बात ही नहीं हो रही, कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, ऐसा कुछ नहीं। कह रहा है इट इज द रेशियो बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स दैट ऑफ इम्पोर्ट्स बिटवीन द 2 कंट्रीज। अब यहाँ पर 2 कंट्रीज की बात कर दी और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो बता रहा है, ये भी नहीं भाई। अब देखो डी वाले में देखो, कह रहा है इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। तो कवर की बात होगी ना, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। बिल्कुल इम्पोर्ट कवर की बात होगी ना कि हम इतने महीने का ही इम्पोर्ट कवर कर पाएंगे जितना हमारे पास पैसा होगा, बिल्कुल यही इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। सबको पता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, कि आप रुपये को डॉलर में, डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कर सको, ठीक है, किसी फॉरेन करेंसी में जो है इसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या कर सको, कन्वर्ट कर सको। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसमें पढ़ो स्टेटमेंट को सारे, और यहाँ पर देखो स्टेटमेंट सी में लिखा हुआ है फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी टू द अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी आंसर सी होगा, सिंपल आंसर है भाई, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट वाले में बोला था बीइंग एबल, अच्छा एबल हो आप कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। रुपये को करेंसी में ही कर पाओगे, करेंसी को करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, दैट इज
कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ किस चीज की, कह रहा इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, बताओ ये किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया किसका दबदबा है, डॉलर का दबदबा है हर जगह, डॉलर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी की अगर कमी हो जाएगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। दैट मीन्स लिक्विडिटी का मतलब कुछ नहीं होता भैया, मनी सप्लाई होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 27 का सी आएगा। बहुत ही सिंपल था आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यहीं पे याद कर लेना सारे के सारे, इन जितने भी है ना, IMF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक, इनके जितने भी पब्लिकेशंस हैं, जितने भी रिपोर्ट निकालते हैं ये, इन सबके याद कर लो सबके। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है, ये ध्यान रखना, IMF देता है। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है, IMF देता है। क्वेश्चन नंबर 28 का मैं पर आपको वैल्यू एडिशन भी करा देता हूँ हैंड टू हैंड, क्यों, क्योंकि भैया और भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो IMF करता है, ठीक है, फोरकास्ट इसका, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF देता है। ठीक है, फिस्कल मॉनिटर भी IMF देता है। UNDP जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देता है। याद कर लो यहीं के यहीं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। यहाँ पर बोल रहा है विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स या कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। अब एक बात आता मुझे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या अलग अलग होता है, यस और नो। हाँ जी, करंट अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट अलग अलग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, और फिर आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि भैया BOP क्या होता है, ठीक है, BOT क्या होता है, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, है ना। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर हम कौन कौन सी करेंसी रखते हैं, कौन कौन से एसेट्स रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विजिबल गुड्स क्या होते हैं, इनविजिबल क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू BOP बोल दिया इसने, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जिसमें कि करंट अकाउंट भी होता है। तो बता दो भैया करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, यस और नो बता दो। ठीक है, फॉरेन एसेट्स आएगा या नहीं, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स आएगा या नहीं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आएगा या नहीं, फटाफट मुझे बता दो। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको भैया, फॉरेन एसेट्स के अंदर, ठीक है, या फॉरेन रिजर्व होता है ना, उसके अंदर फॉरेन एसेट्स आ जाता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी उसके अंदर आता है फॉरेन रिजर्व के अंदर। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं BOT के अंदर गुड्स की ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स के ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और इनविजिबल कौन होता है यहाँ पर, सर्विसेज होते हैं। इनविजिबल क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, सर्विसेज होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक बात बता दो, है ना, एक बात बता दो मुझे कि भैया यहाँ पर हम करंट अकाउंट देख रहे हैं, करंट अकाउंट में क्या आएगा, आपको BOT तो आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स नहीं आएगा। यहाँ पर हम कोड्स, हम यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहे हैं, मेनली हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। और ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में यही तो होता है कि भैया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब क्या आएगा, ये सब हमारा करंट अकाउंट में आएगा। लेकिन स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये नहीं आएंगे करंट अकाउंट के अंदर, फॉरेन एसेट नहीं आएगा। तो 2 and 4 काट दो, आंसर आपका आ गया 1 and 3 इज करेक्ट। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन और भी करना है कि भैया करंट अकाउंट में आपका और क्या क्या आता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट में आपका और क्या क्या आता है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर नोट भी कराता हूँ कि करंट अकाउंट में और क्या क्या आता है। ठीक है, यहीं पे नोट कर लो करंट अकाउंट में आपको क्या क्या आता है। देखो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि BOP में क्या क्या आता है। ठीक है,
और ये भी ध्यान रखना कि बीओपी में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आता है ना, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो याद भी करूँगा, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर कंपोनेंट्स देख लो भाई, करंट अकाउंट से कंपोनेंट्स देख लो। तो ट्रेड इन गुड्स अभी आपने देख लिया, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स ये देख लिया, ठीक है। और अब क्या आएगा, तो इन्वेस्टमेंट इनकम आएंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम्स लाइक डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड रेमिटेंसेस, ठीक है, ध्यान रखना रेमिटेंसेस भी आएगी इसके अंदर। और नेट ट्रांसफर जैसे इंटरनेशनल एड आ रही है, ये सब करंट अकाउंट का पार्ट होगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का क्या होगा बता दो भैया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर है, कैपिटल मार्केट के बारे में पता होगा आपको तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2013 के अंदर क्वेश्चन आया और फिर 2014 में आ गया क्वेश्चन। तो इसी को तो कहता हूँ मैं क्या, इसी को कहता हूँ पावर ऑफ PYQ, ठीक है। तो एग्जाम के लिए भाई PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थीम जो है रिपीट होती है। कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, बताओ किस चीज़ का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, कह रहा ऑल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड नॉर्मली अ ईयर, ठीक है। कह रहा गुड्स एक्सपोर्ट कर दो फ्रॉम कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, कह रहा सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट कर दो वो आएगा क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, नहीं भैया, इम्पोर्ट भी तो होना चाहिए। कह रहा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, कह रहा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ओनली किसके बीच में, एक कंट्री के बीच में और दूसरी कंट्री के बीच में, तो क्या सिर्फ यही आएगा, नहीं भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कह रहा कैपिटल मूवमेंट वन कंट्री टू अनदर, कितना बेकार क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, वही तो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट रह गया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड नॉर्मली ए ईयर, ठीक है, एक साल का देखते हैं पूरा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 30 का ए आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल आंसर था और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं अब, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया कैपिटल अकाउंट, भाई साहब मैं आपसे कैपिटल अकाउंट पूछा था ऊपर है ना, या यहाँ कैपिटल अकाउंट पूछा था, क्वेश्चन आ रखा है कैपिटल अकाउंट के ऊपर भी 2013 के अंदर। अब बता दो कि भैया कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बता दो दोस्तों, तो भाई जो करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है, वो कैपिटल में नहीं आएगा, सिंपल है। जो करंट अकाउंट में आएगा वो कैपिटल में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने वहां पर बताया था कि रेमिटेंस जो भी आती है वो करंट अकाउंट का पार्ट आता है, ठीक है, प्राइवेट रेमिटेंस, तो कैपिटल अकाउंट में क्यों आएगा, थर्ड काटो जरा, थर्ड काट दो, आंसर तो आपका अपने आप ही आ गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल यस, ये तो कैपिटल का ही पार्ट है भाई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI FPI पोर्टफोलियो का ही पार्ट है, ठीक है। और फॉरेन लोन्स ये भी कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है, लोन वगैरह। और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल का तो पार्ट है, आ गया हमारा आंसर 1 2 का 4, ठीक है, हो गया आंसर, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो दोस्तों अब आ गया ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर भी, ऊपर बोला था ना, याद रखना भाई कि क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, क्वेश्चन आ रखे हैं। कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर बताओ कौन कौन सा पार्ट होता है, कह रहा है फॉरेन करेंसी एसेट होता है, बिल्कुल होता है, स्पेशल ड्राइंग रेट्स होता है, होता होगा, बिल्कुल होता होगा, क्यों नहीं होगा, होता है। क्या लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ये होते हैं क्या, नहीं ये तो नहीं होता, इसे काट दो। अब आओ कह रहा फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग्स भी होती हैं, बिल्कुल बात सही, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होता है और RBI और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन फिर भी C और D को देखते हैं, कह रहा फॉरेन करेंसी एसेट्स लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और SDR, भैया लोन नहीं होते। डी में फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ RBI एंड लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन्स नहीं होते, आंसर हमारा आ गया बी, फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ RBI एंड SDR, ठीक है। ये हमारा फॉरेन करेंसी का मतलब फॉरेन रिजर्व का पार्ट होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है हर साल, ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। अब देखो दोस्तों FDI के ऊपर क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोलता हूँ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड FDI ऑन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज पोर्टफोलियो की नहीं बात हो रही, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है FDI की, ठीक है, जहाँ पर हम मैनेजमेंट भी
है ना, जहाँ पर हम एक तरीके से हम तरीके से ओनरशिप या फिर कहीं भी हम फंडिंग कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम ओनरशिप या फिर कंट्रोल की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं एफडीआई। ठीक है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन है, कह रहा है करेक्ट आंसर हमें निकालना है एफडीआई से रिलेटेड, कि एफडीआई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा, ये बता दो। पोर्टफोलियो होगा एफडीआई के अंदर, यहाँ तो भैया सिंपल दे रखा है यूपीएससी ने, ये फोर्थ कार्ड डाल बेटा, पढ़ते ही कार्ड डाल, तो फोर्थ कार्ड डालो। अब आपको पता चल गया कि 1 और 3 तो पार्ट हैगा भैया। कह रहा सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, बिल्कुल हाँ, सब्सिडरीज हैं, दैट मीन्स की इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई। ठीक है, थर्ड वाले में बोला कंपनीज एक्सक्लूसिवली फिनांस्ड बाय फॉरेन कंपनी, अरे एक्सक्लूसिवली फिनांस्ड है, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है। यस, ये भी होगा। अब बताओ सेकंड वाला, कह रहा मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, अरे भाई फॉरेन इक्विटी अगर किसी फॉरेन कंपनी के पास है, किसी इंडियन कंपनी का, दैट मीन्स उसने एफडीआई कर रखी है। ये सुनो, उन्हें शेयर्स खरीद रखे हैं, बिल्कुल। आंसर क्या है, डी। सिंपल आंसर है, निकल गया ना, ये निकल गया, ऐसे सोचा करो। क्वेश्चन नंबर 34, और 34 के अंदर पूछा है द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय, कह रहा है भैया किसी भी करेंसी का जो प्राइस है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है, जो हम मैं बात कर रहा था आपसे कि रुपया डेप्रिसिएट करेगा एप्रिसिएट करेगा, ठीक है, तो ये सब किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी बात कर रहा है। तो बताओ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का पार्ट होगा ये, वर्ल्ड बैंक मतलब इन्फ्लुएंस करेगी इस चीज़ को या नहीं, है ना, वर्ल्ड बैंक ये चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी क्या, कि प्राइस किसके करेंसी का कितना होगा, है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, वर्ल्ड बैंक करता है क्या, कट मारो ना, कट मारो, वन तो नहीं करता। ठीक है, तो वन तो नहीं करता। क्या डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, बिल्कुल बात सही है भाई, जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है। यस और नो, भाई तुम डिमांड बढ़ा रहे हो अपनी गुड्स की बाहर मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उस करेंसी की तो वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्या स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, यस ये भी सही है कि भैया स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो अपने फंक्शन को सही से कर पाएगी, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। डिस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो नहीं कर पाएगी, फ्लक्चुएशन आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी मार्केट में, तो थर्ड तो सही है। अब देखते हैं फोर्थ, कह रहा है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री इन क्वेश्चन। अब एक बात बताओ दोस्तों, इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना भी हो किसी कंट्री का, अगर अभी वो प्रेजेंट में वर्क नहीं कर पा रही, तो उसके जो करेंसी है अगर प्रेजेंट में ही वर्क नहीं कर पा रही, ठीक है, प्रेजेंट में ही मतलब वहाँ उसी कंट्री में के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है, तो हम फ्यूचर को लेकर क्या करेंगे, फोर्थ तो कट मार दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, 34 क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं 35 के ऊपर, कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस, जो भी नंबर है कॉमनवेल्थ गेम्स है इन इंडिया अकाउंटेड टू। अब एक बताऊँ भैया, टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, चाहे वो फॉरेन वेल्थ जो कॉमन वेल्थ गेम है वो उसे देखने आ रहे हैं, चाहे कोई सा भी गेम देखने आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमारे यहाँ का सामान बिकेगा ना, हमारे यहाँ का सामान बिकेगा ना, ये सुनो, जब हमारा सामान बिकता है तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अगर हमारे यहाँ के फॉरनर्स हमारा सामान खरीदते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कहते हैं, यस एक्सपोर्ट होगा आंसर, दैट इज बहुत सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहे बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना दोनों आ गया, एफडीआई और एफआई दोनों आ गया, आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। ठीक है भाई, हाँ इन्वेस्टमेंट तो कहलाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, अब दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मेरे हिसाब से तो भैया इस पर क्वेश्चन आना ही चाहिए इसके ऊपर। कह रहा है भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर और एफआई के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है, ये हमें आंसर बता दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है एफआई जो है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो भी होता है, ठीक है, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं इनको, ये कहते हैं ये ब्रिंग करेंगे बेटर मैनेजमेंट स्किल्स को एंड टेक्नोलॉजी को, वाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। जस्ट इसका अपोजिट लिख दिया इसने, जस्ट इसका अपोजिट लिख दिया, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई एफडीआई लेकर आता है क्या, मैनेजमेंट स्किल्स बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आते हैं, ये कंपनी को चलाने के पर्पज से आते हैं।
कंपनी के अंदर पैसा लगाने के पर्पज से आते हैं, ठीक है। और ये एफआई वाले जो हैं कंपनी को पैसा प्रोवाइड करने के लिए आते हैं। कैसे? कैपिटल मार्केट में क्या होता है, एक तरीके से लोन प्रोवाइड करते हो आप, ठीक है, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। एफआई, अब सेकंड बोला एफआई हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, व्हाइल एफडीआई ओनली टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर्स। अच्छा, इसके ऊपर भी आएंगे हम। सी बोल रहा है एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू सेकेंडरी मार्केट व्हाइल एफआई टारगेट्स प्राइमरी मार्केट। भाई कितना एक्सट्रीम वर्ड हुआ है कि एफडीआई सिर्फ सेकेंडरी मार्केट को देखता है और एफआई प्राइमरी मार्केट को। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। डी बोल रहा है एफआई इज कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन एफडीआई, जस्ट अपोजिट। एफडीआई मोर स्टेबल होता है, तुरंत आप पैसा नहीं निकाल सकते, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, आप ऐसा ऐसे कह सकते ना, पार्टनरशिप करी तुमने, ठीक है, तो एकदम से निकल नहीं सकते आप, ठीक है। एफआई के अंदर ऐसा होता है ऑप्शन कि आपने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, आपने लोन प्रोवाइड किया, अपना बॉन्ड बेच के निकल जाओ, ठीक है, किसी और को बेच दो अपना बॉन्ड, ठीक है, तो निकल जाओ। तो ये एफआई होता है ऐसा, एफडीआई नहीं होता। तो एफडीआई मोर स्टेबल होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, कि एफआई में जो है हेल्प करते हैं ये लोग कैपिटल एबिलिटी में, मतलब मनी को प्रोवाइड करने में इन जनरल। और एफडीआई जो है टारगेट करता है स्पेसिफिक सेक्टर्स को, स्पेसिफिक सेक्टर जहाँ पर ये मैनेजमेंट कर सकें, जहाँ पर कंट्रोल कर सकें, जहाँ पर ये जो है इन्वेस्टमेंट करके अपने प्लांट्स न्यू इंक्रीज कर सकें, ठीक है, अपना बिजनेस बढ़ा सकें, ठीक है। तो स्पेसिफिक टारगेट्स को ये मतलब स्पेसिफिक सेक्टर्स को ये टारगेट करते हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द अबव एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहा है, जो करंट अकाउंट था ना उसके डेफिसिट को कम करने की बात कर रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सा एक्शन जो है हेल्प करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में। अगर आपको पता है कि करंट अकाउंट का पार्ट क्या क्या होता है, तो आपको पता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यस और नो? एंड हाँ होता है। तो बताओ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो मतलब आपके पास पैसा आएगा ना, और इम्पोर्ट करोगे तो पैसा जाएगा मार्केट से, आपके डोमेस्टिक मार्केट से बाहर पैसा चला जाएगा। अगर इम्पोर्ट करोगे तो बाहर वाले पैसे ले लेंगे तुम्हारा। तो बताओ डेफिसिट को कम करना है, ठीक है, तो मतलब पैसा लाना चाहते हो आप, तो पैसा लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप डीवैल्यूइंग करोगे डोमेस्टिक करेंसी की, यस, डीवैल्यूइंग करोगे तो क्या होगा भैया? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, यस और नो? यस और नो, बताओ दोस्तों। या अजी हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, क्योंकि आपके यहाँ पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, एक तरीके का। तो फर्स्ट सही है। क्या रिडक्शन कर दो एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंदर। अब बताओ दोस्तों, अगर आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी देना बंद कर दी कंपनीज को, फैक्ट्रीज वालों को, ठीक है, तो जो वो एक्सपोर्ट पहले कर पा रहे थे अब वो उतना नहीं कर पाएंगे, तो आपका एक्सपोर्ट घट जाएगा ना। तो घट जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड काट दो, सेकंड काट दोगे तो आंसर आपका आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर थर्ड सही है और फर्स्ट आपको पता चल गया है सही है, तो आंसर आ गया आपका कि भैया डी होगा इसका आंसर। कह रहा थर्ड वाले में अडोप्टिंग करना सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआईज। बिल्कुल बात सही है। आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आप यहाँ जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, यस और नो? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यस नो? जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 के अंदर बोलना है एज रिगार्ड्स द यूज ऑफ इंटरनेशनल food safety standards as reference point for dispute settlement, which of the following does WTO collaborates with। कह रहा है भैया हम जो है ना इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जो है ना फॉलो करना चाहते हैं। जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट है इसके अंदर जो भी डिस्प्यूट आएगा उसका सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ डज WTO कोलैबोरेट्स विथ। तो बताओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए इस मैटर में, इस रिगार्डिंग। तो कह रहा है भैया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूजर्स से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन से, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स कोऑपरेशन से। भाई इसका आंसर जो है ना क्या होगा बता दूं आपको। भाई इसका आंसर है फर्स्ट। क्यों? जो कोलेस एलिमेंटेरियस कमीशन है ना, या एलिमेंटेरियस कमीशन जो है इसको फाओ ने, ठीक है, फाओ ने
इस्टेब्लिश किया था। और आपको पता है ना फाओ कौन है, बता दो दोस्तों, है ना। और आप बताओ दोस्तों, जब इसे फाओ इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है, इस कमीशन को, तो ये तो फूड से रिलेटेड है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना ये, तो फूड से रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड कौन देखेगा, ये जो देखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टैटिक का ही पार्ट है, पढ़ोगे तो बिल्कुल पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। क्या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज आईडीए, वही वर्ल्ड बैंक वाला, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वाला, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो मैंने आईडी के बारे में बताया था, ठीक है। तो कह रहा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लैंडिंग एजेंसी है, बताओ इसको एडमिशन कौन करता है। कह रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट करेगा, कह रहा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेगा, कह रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगा। बताओ कौन करेगा, बताओ भाई। आईबीआरडी नहीं करेगी, आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का ग्रुप नहीं है, हैं, ये तो करेगी। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर आया हुआ है, 225 के अंदर क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर तो आ रखा है, आईबीआरडी के ऊपर, ये देखो कराया भी था मैंने आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आ जाओ भाई आ जाओ, ये रहा आईबीआरडी, ठीक है, आइडिया पढ़ाया था मैंने आपको अभी। तो भाई पी वाई क्यू है, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका रिपीट हुआ है, वो पी वाई क्यू सही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मेंशन्ड इन द न्यूज। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, बताओ किसके अंदर होगा स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब देखो दोस्तों, आपको ही पता है, आप ट्रेड से रिलेटेड पढ़ रहे हो क्वेश्चंस, है ना। G20 समिट से नहीं होगा, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से नहीं होगा, एनवायरमेंट प्रोग्राम से नहीं होगा, किससे होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से होगा, जहाँ पर हम बात करते हैं जो आपका गुड्स है वो, उसके जो सेफगार्ड्स है ना, उसके अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना, उसके सेफगार्ड के मैकेनिज्म के लिए, मतलब उसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, कि भैया आपको जो गुड्स जो आप बेच रहे हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है, कंट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्या आपने कोई खराब माल तो नहीं भेज दिया भाई, है ना, इसके लिए कह रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ट्रिप्स, ठीक है, देखो ट्रिप्स क्वेश्चन फिर आ रखा है, और ट्रिप्स पता है ना आपको किसका होता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट इन इंडिया एनेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो क्वेश्चन जो आ रखा था इससे पहले वो यहीं से ही स्टेप जो है इन्फ्लुएंस हुआ था, जीआई टैग वाला, है ना। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आपको पता है ट्रेडमार्क किसके ऊपर मिलता है, लोगों के ऊपर मिलता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जोग्राफी के, भाई जोग्राफिकल इंडिकेशन उनको मिलता है जो उसी जोग्राफी के अंदर उस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, उसके ना खासियत होती है उनके पास वो, है ना, उस चीज़ की। तो ये तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बता रहा था। देखते हैं कितने स्टेटमेंट वाले हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो आपको 3 को 3 स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो भैया डी के अंदर ये भी है कि 1 2 3 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 3 के 3 आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। क्या है, ट्रेडमार्क इज एन इंडिविजुअल और अ कंपनी राइट होती है, वेयर एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ कम्युनिटी राइट होता है, बिल्कुल बात सही है। बट ज्योग्राफी से रिलेटेड ना, तो उस ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना होगा, उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बनारसी साड़ी का जीआई टैग मिलता है, तो बनारस के अंदर जो भी बनारसी साड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबके पास राइट होता है, कम्युनिटी राइट होता है जीआई। और ट्रेडमार्क कंपनी के पास होता है, इंडिविजुअल राइट होता है उसका, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड बोल रहा है ट्रेडमार्क कैन बी लाइसेंस्ड, ठीक है, ट्रेडमार्क लाइसेंस हो सकता है, वेयर एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैन नॉट बी लाइसेंस, बिल्कुल बात सही है, किसी एक का नहीं है ना, तो लाइसेंस नहीं हो सकता, तो सेकंड तो ठीक है। थर्ड बोल रहा है ट्रेडमार्क इज असाइंड टू द मैन्युफैक्चर गुड्स, वेयर एज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज असाइंड टू एग्रीकल्चर गुड्स प्रोडक्ट्स एंड हैंडक्राफ्ट ओनली। अरे वाह, ओनली बोल दिया इसने, यही गलत हो जाएगा, ओनली, ओनली में ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2। क्यों, इसने बोला ट्रेडमार्क जो है हम असाइन करते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स को, चलो हाँ करते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स को करते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स को करते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि जो जीआई टैग है ना, वो सिर्फ हम एग्रीकल्चर गुड्स और प्रोडक्ट्स को देते हैं और हैंडक्राफ्ट को देते हैं ओनली, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है भाई, इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ये गलत बात है, जीआई टैग के अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है।
ये आपको पता भी होगा, तो थर्ड यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 42 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। आर्टिफिशियल है, ये ध्यान रखना, आर्टिफिशियल है। बताओ आर्टिफिशियल कौन सी होगी, बता दो दोस्तों, आर्टिफिशियल कौन सी होगी। IMF के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी हम इसको, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व के अंदर भी हम इसे रखते हैं। बताओ कौन सी होती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ही तो होती है, हैं? ये आर्टिफिशियल करेंसी तो है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, UN से रिलेटेड कौन सा नहीं है। अभी क्वेश्चन बहुत ईजी है कि आप UN के बारे में डिटेल में पढ़ते हो एक चीज़, तो इसके बारे में नॉलेज भी आपके पास अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो कह रहा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज माइगा। आपको पता है ना, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है ना, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, पता है ना आपको ये बात, है ना। कह रहा है कौन सी रिलेटेड नहीं है यूनाइटेड नेशन से। कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, IFC। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ठीक है। ये तीनों ही वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। कह रहा है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, आपको पता है ना जो बेसिक नॉर्म दे देते हैं, ठीक है। ये नहीं है वर्ल्ड बैंक का पार्ट और ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ABC तो वर्ल्ड बैंक का पार्ट भी है और यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी है, ये नहीं होगा इसका आंसर, दैट इज D, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा D, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। 44 है टू इंटीग्रेट कल्चरल लीडर्स इनटू इट्स मीटिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रिस्टल अवार्ड। अब ये क्रिस्टल अवार्ड किसको दिया जाता है, मतलब फॉलोइंग गिव्स, अच्छा इनमें से कौन से जो है क्रिस्टल अवार्ड देते हैं, ठीक है, कल्चरल लीडर्स को, टू इंटीग्रेट द कल्चरल लीडर्स इनटू इट्स मीटिंग, ठीक है। तो बताओ क्रिस्टल अवार्ड किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि एक भाई एक तरीके से ये NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और बाकी सब देखोगे तो इसके अंदर भाई गवर्नमेंट का पार्ट होता सब, है ना, इसके अंदर नहीं होते, तो यही अवार्ड देने का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 44 हमारा हो गया, 45 पे आते हैं। और 45 है आपका कि भैया बता दो कि यहाँ पर करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन, दैट मीन्स हेडक्वार्टर के, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने रखे, और ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, खासकर एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके फाउंडर्स भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बता दो भैया इनमें से इनका हेडक्वार्टर कहाँ का है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बताओ दोस्तों किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, और इसका हेडक्वार्टर क्या टोक्यो में है। नहीं भैया टोक्यो में तो आपने सुना ही नहीं होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, है ना। आपको पता है इसका मनीला, मनीला कहाँ पर है बताओ दोस्तों, ये आपका फिलीपींस में, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर गलत दे रखा है, फर्स्ट गलत दे रखा है, काट दो, ठीक है। अब सेकंड बोला है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर इन्होंने दे रखा है सिंगापुर, क्या दे रखा है, सिंगापुर। और देखो दोस्तों एशिया और पैसिफिक में भी आता है, यस पैसिफिक के पास में ही आता है, ठीक है, इंडियन ओशन के पास में आता है पैसिफिक ओशन भी। तो एशिया पैसिफिक का हेडक्वार्टर क्या सिंगापुर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 20 करेक्ट है यहाँ पर, मतलब सेकंड इज करेक्ट है। अब थर्ड वाला बोल रहा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, या ना साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर दे रखा है बैंकॉक में, मतलब आसियान का हेडक्वार्टर दे रखा है ना बैंकॉक में। और आपको पता है आसियान का हेडक्वार्टर बैंकॉक में नहीं है, ये है इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो यहाँ पर थर्ड भी होंगे, आंसर आ गया पास बी, सॉरी बी सेकेंड। और इसको याद कर लेना दोस्तों 45 का, और 45 का यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यूडेशन भी करना है। यहाँ पर आसियान का कहाँ दे रखा है, इंडोनेशिया के अंदर, है ना, और ये सिंगापुर में ही है, सही है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। और इसका मनीला हेडक्वार्टर है, ठीक है, फिलीपींस में। और ये इसका फाउंडिंग मेंबर ही, ध्यान रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया। और इंडिया इसके अंदर आसियान का डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46, और ये आपका क्वेश्चन है 2008 का, और यहाँ पूछा आपसे इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो दोस्तों अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 45 कराया था, और उसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक,
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये ऑप्शन में था। और देखो ये पहले ना 1 साल पहले वो 2009 का क्वेश्चन था और 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सेम स्टेटमेंट दोबारा से 2009 में पूछ लिया गया। अब की बार क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था कि इंडिया इनमें से किस किस का मेंबर है, और अब जो 2009 में पूछा गया वहाँ पर पूछ लिया गया कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दैट मीन्स कि आपको थीम को पढ़ना होता सही से, है ना, तभी आपको फायदा करेगा। इसलिए बोलता हूँ मैं वैल्यू एडिशन करना है आपको। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए वापस, लेकिन जो मैं वैल्यू एडिशन में कराऊंगा क्या पता है इस पे आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंडिया इसमें से किस मेंबर है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। ये तो मैंने अभी आपको माइंड मैप के अंदर बताया था कि ये देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो है इंडिया फाउंडिंग मेंबर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का तो नहीं था, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर के अंदर है, उसका इंडिया मेंबर नहीं है। तो सेकंड वाले का इंडिया मेंबर नहीं है भैया, सेकंड काट दो, आंसर अपना आप आ गया 1 and 3। ठीक है, तो कोलंबो प्लान का है इंडिया पार्ट। हाँ, OECD का पार्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, ये डेवलप कंट्री का ग्रुप है, ना कि क्या कहते हैं डेवलपिंग कंट्री का। तो नेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका पार्ट इंडिया नहीं है, फोर्थ वाला काट दो। ठीक है, फोर्थ वाला काट दो। और OECD ग्रुप के बारे में ये सारे ग्रुप जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, और ये 2005 के हिसाब से ही क्वेश्चन है, ये मैं रियल बता रहा हूँ भाई साहब। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज त्रिपुर वेल नोन एज अ ह्यूज एक्सपोर्टर टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो त्रिपुर मतलब लोकेशन बता दिया, कह रहा है एक ह्यूज एक्सपोर्टर हैं त्रिपुर वाले एरिया वाले, है ना, वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। बताओ इनमें से कौन सा आइटम करते हैं। तो इसका आंसर है ना बहुत ही फैक्चुअल है, क्या है, नाइटेड गारमेंट्स। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हम, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 पाते हैं, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रुपी इट्स करेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो रुपी है, और बताओ किन किन कंट्री के अंदर रुपी जो है उनकी करेंसी है। तो आपको पता होना चाहिए सेचेल्स के अंदर रुपया चलता है, सेचेल्स के अंदर रुपया चलता है। ठीक है, चलो बाकी इन तीनों में नहीं चलता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मालदीव्स, मलेशिया, भूटान, इनमें नहीं चलता। वैसे भी पता चल रहा है आपको मलेशिया और मालदीव्स तो एक मुस्लिम कंट्री हैं, है ना, और ये सारे के सारे टापू कंट्री हैं, ये तो नहीं होगा। भूटान का तो पता ही है, यहाँ पर किंगडम चल रहा है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 49, अ कंट्री सेड टू बी इन डेट ट्रैप। अब बताओ दोस्तों डेट ट्रैप कब कहलाएगा कोई व्यक्ति, जब भाई वो अपना डेट जो है चुका नहीं पा रहा और उसको चुकाने के लिए दूसरा डेट लेना पड़ रहा है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए उसको दूसरा डेट लेना पड़ रहा है, तो वो डेट ट्रैप में आता है। अब इसमें से बस ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो मैंने आपको बताया, वही इसका आंसर होगा। कह रहा इट हैज टू अबाइड बाय कंडीशनैलिटी इम्पोज्ड बाय द IMF। आएगा ऐसा कुछ नहीं। कह रहा इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। ये तो यही बात बोली मैंने आपको, इसको भैया व्यक्ति को या फिर कंट्री को बोरो लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है चुका पाए जो भी उसने आउटस्टैंडिंग लोन्स लिए थे इससे पहले। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 है फुल कन्वर्टिविटी ऑफ द रुपी मीन्स क्या होगा। अगर आप फुल कन्वर्टिविटी ऑफ रुपी कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज आप कर रहे हो करंट अकाउंट कन्वर्टिविटी की बात कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ इसका मतलब क्या होता है भैया। यहाँ पर बोला है इट इज़ फ्री फ्लोट विद अदर इंटरनेशनल करेंसी। ये तो बात सही कह रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि ये फ्री फ्लोट होना चाहिए, गवर्नमेंट हस्तक्षेप न करे, इंटरवीन ना करे। ठीक है भैया, रुपया एप्रिसिएट की बात ना करे, न कन्वर्टिबिलिटी की बात करे, ये कितना परसेंट होगा। ठीक है, फुल कन्वर्टिबिलिटी है तो दैट मीन्स फ्री फ्लोट होना चाहिए। तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। कह रहा है इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री। ये बात सही कह रहा है, डायरेक्ट एक्सचेंज कर पाओ किसी भी अदर इंटरनेशनल करेंसी के साथ, ठीक है, किसी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस के अंदर। ठीक है, जो चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो द कंट्री हो। यस सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। अब हर जगह थोड़ी ना कन्वर्ट कराने चले जाओगे रुपया को, ठीक है, कि भैया डॉलर दे दो, ये लो रुपया डॉलर दे दो, या फिर ये लो डॉलर रुपया दे दो, हर जगह थोड़ी ना। जो प्रिस्क्राइब्ड है वहीं तो जाओगे, है ना। और ये कंट्री के अंदर भी हो सकता है, कंट्री के बाहर भी हो सकता है ना। चलो यहाँ पर बोला है इट्स एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी।
कह रहा है ये एक्ट करेगा जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी की तरह। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सबका पता है भैया, रुपये की वैल्यू लगे, डॉलर की वैल्यू लगे, तो अदर करेंसी की तरह भैया एक्ट कैसे करेगा? ये तो गलत है भैया, थर्ड काट दो, थर्ड काटते ही आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में बोल रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और करेक्ट में यहाँ पर बोला है भैया कि भैया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है यूरोपियन यूनियन वाज नोन अर्लियर एज द यूरोपियन कम्युनिटी। अरे हो सकता है यूरोपियन जो यूनियन था है वो पहले यूरोपियन कम्युनिटी कहलाता हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है, वो इतना एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा गया। टू में बोल रहा है सिंगल यूरोपियन एक्ट, दैट इज जो सिंगल यूरोपियन एक्ट था 1986 का, एंड द ये जो भी इनका मास्ट्रिच ट्रीटी वर माइलस्टोन इन इट्स फॉर्मेशन। कह रहा यूरोपियन यूनियन जो है ना, इन दोनों एक्ट के वजह से जो है ना इनका यूनिफिकेशन हुआ है, या फिर बोलोगे यूरोपियन यूनियन बना है। चलो हो भी सकता है मे बी। थर्ड बोल रहा है सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंजॉय डुअल सिटीजनशिप। ये बात ठीक है, आपको पता है एक ईयू का सिटीजन पूरे ईयू के अंदर घूम सकता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर घूम सकता है, वो दूसरी मतलब जर्मनी वाला फ्रांस के अंदर, फ्रांस वाला जर्मनी के अंदर, और डुअल सिटीजनशिप का फायदा उठा सकता है। ये बात ठीक है। तेरा स्विट्जरलैंड इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और ये आपको पता है कि स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ तो काट डालो, फोर्थ काट डालो, सबको पता है ये बात। और 1 और 3 आपको पता है, बस 2 अगर आपको नहीं पता तो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये भी पता होगा कि सिंगल यूरोपियन एक्ट का मतलब आप एक जगह करना चाहते हो सबको, ठीक है, यूनियन बनाना चाहते हो आप। तो ये बात सही है, इसका आंसर होगा 1 2 3। फोर्थ गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ये बोला है कि भैया डिवोल्यूशन ऑफ अ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट, बिल्कुल बस मैं की यूज करा है, मैं भी नहीं बोलता, कैन बोलता था भी ठीक होता। ठीक है, रीजन बोल रहा है तो प्राइस ऑफ कंट्री प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डिवोल्यूशन। ये बात सही है, फॉल करेगा तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? यही तो आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। ठीक है, पहले तो इतने इजी क्वेश्चन आते थे, आराम से कर लेते थे आप। ठीक है, 53। अब देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर आ गया, करंट नहीं है, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। और आपको पता है इंडिया के अंदर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, पार्शियल है। ठीक है, तो बताओ भैया ऑफ द इंडियन रुपी इम्प्लाई, इसका मतलब क्या होगा? इसने बोला है, कह रहा है दैट द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज बाय द ऑथराइज डीलर्स फॉर ट्रेलर। कह रहा है इंडियन रुपी को एक्सचेंज कर दो, वो तो करंट वाला होता है, कैपिटल थोड़ी ना होता है। कह रहा है इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी करंट का होता है, कैपिटल का थोड़ी ना होता है। सी बोल रहा है दैट द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी अदर मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो फाइनेंशियल एसेट्स, अब फाइनेंस की बात कर दी ना इसने, कैपिटल की बात कर दी ना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 53 का क्या होगा आंसर? सी। 54, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एम्स बिहाइंड सेटिंग अप WTO। अच्छा, अब बताओ WTO का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? यही तो इसका आंसर पूछा है इसने, यही तो इसने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसका। ठीक है, मतलब सारे के सारे भी हो सकते हैं इसका आंसर, और इनमें से कोई 2 भी हो सकता है। ठीक है, चलो 1996 का क्वेश्चन है भाई साहब। चलो, तो भाई ये कह रहा है प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड रिसोर्स फ्लोज अक्रॉस कंट्री। ये बात तो ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यही काम करता है ताकि फ्री ट्रेड हो सके, फ्लो हो सके गुड्स का, सर्विसेज का। कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बात सही है। कह रहा है मैनेजिंग बैलेंस ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अरे वाह, बैलेंस ट्रेड करने की बात कर रहा है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल सही है, बैलेंस ट्रेड हो सके। फोर्थ कह रहा है प्रमोशन ऑफ ट्रेड बिटवीन फॉर्मर ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या? हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड। कह रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो है प्रमोट करेंगे हम ट्रेड को। ये बात सही है भैया, प्रमोट करने की बात कर रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा भैया, प्रमोट करने की बात कर रहा है ट्रेड का, और ट्रेड ही तो प्रमोट करने का काम है इनका। इसका आंसर क्या होगा? यही जो होगा। अब पूछा है 55 में हवाला ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, और आपको पता है हवाला ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है? ब्लैक मनी, ब्लैक मनी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स नहीं दिया गया होता है ना।
तो हवाला ट्रांजेक्शन या फिर हवाला मनी बोल सकते हैं उसको। बताओ क्या होगा। कह रहा है रिसीव्ड इन रुपीज अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी वाइसा वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू दी ऑफिशियल अकाउंट्स। यही तो बात है, ऑफिशियल अकाउंट्स में नहीं है, दैट मीन्स आपने टैक्स नहीं पे किया है, चोरी छुपके वाला पैसा है, वो चुरा रख रखा आपने साइड में पैसा, ठीक है, छुपा रखा है गवर्नमेंट से पैसा। तो यही तो इसका आंसर होगा, सिंपल था आंसर, है ना। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल ट्रीटमेंट है, ठीक है, यहाँ इलेक्शन एक्सपेंसेस है, ये नहीं होगा इसका आंसर। 56 कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। कह रहा मोस्ट इंटरनेशनल एजेंसीज विच फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया ऑन इंटर गवर्नमेंटल बायलैटरल एग्रीमेंट्स मेनली प्रोवाइड। कह रहा बहुत सारे जो भी हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाती है इंडिया के अंदर, ठीक है, और इंटर गवर्नमेंटल बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ये मेनली क्या प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यस और नो, करते हैं या नहीं करते हैं भाई। टेक्निकल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, टेक्निकल प्रोवाइड करेंगे तभी तो हम गरीब वगैरह, है ना, ये सब कम कर पाएंगे, है ना, करप्शन खत्म कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी यहाँ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो भैया टेक्निकल असिस्टेंस तो चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, और ये करते भी हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर होता भी है, आपको पता भी है दोस्तों, ठीक है। तो भैया टेक्निकल वाला तो होगा, बिल्कुल होगा। कह रहा सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट, बिल्कुल सॉफ्ट लोन भी लेते हैं हम, है ना, उसको पेड बैक करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ हमें, ये बात सही है। कह रहा ग्रांट्स नॉट रिक्वायर्ड टू पेड बैक, ग्रांट्स भी मिलता है हमें, यस, जो कि हमें पेड नहीं करना वापसी। कह रहा फूड असिस्टेंट टू एलिवेट पॉवर्टी, फूड असिस्टेंस नहीं मिलता भैया इनके द्वारा, ये तो आपको बताना चाहिए दोस्तों। फूड असिस्टेंस जो है कुछ ही प्रोग्राम है जहाँ पर फूड असिस्टेंट मिलता है, ठीक है, सर हर जगह नहीं मिलता, ठीक है, और ये भी जो है हम एज अ रिलीफ मेजर की तरह भेजते हैं, बायलैटरल में भेजते नहीं भेजते हैं, रिलीफ मेजर के अंदर भेजते हैं, समझा। और यहाँ पर देखो ऑल करेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, ऑल करेक्ट तो है ही नहीं, तो फूड तो करना ही पड़ेगा आपको, इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3, ठीक है। और खासकर यहाँ पर बोला है एलिवेट पॉवर्टी के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, एलिवेट पॉवर्टी करने के लिए नहीं भेजते, क्राइसिस में भेज सकते हैं, ये क्राइसिस आ गई है, आपदा आ गई है, ठीक है, ऐसे में भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अब देखो दोस्तों ये असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, और मैं इन क्वेश्चन को इजी ही बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट काम कर जाता है और क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाता है। असर्शन में दिया है एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कैपिटल गुड्स। कह रहा है जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं, दैट इज मशीन गुड्स होते हैं, जो भी मशीन वाले होते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो तो ये एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब रीजन दे रहा है कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज वुड हेल्प लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तो हमारे यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कंपनी वाले हमारे यहाँ के फैक्ट्रीज वाले हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपना जो एडवांस टेक्नोलॉजी के कैपिटल गुड्स हैं वो इम्पोर्ट कर पाएंगे सस्ते दाम पे, और फिर उसे वो अपने जो है प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करके जो रॉ मटेरियल्स है, जो फिनिश गुड्स बनाएंगे, वो सस्ते दाम पे बना पाएंगे, लो कॉस्ट पे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। उससे इनको हेल्प मिलेगी ग्लोबल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस करने से, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ाने से, कॉम्पिटिशन जो बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर उसके अंदर वो कॉम्पीट कर पाएंगे फिर। तो ए और आर दोनों ही सही है, और रीजन भी असर्शन का बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, अरे क्या हुआ, हाँ ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड बैंक। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 1 भी वर्ल्ड बैंक के ऊपर हम 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, और 1095 के अंदर साफ साफ पूछ लिया कि इनमें से बताओ कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। आपको पता है IMF तो अलग है, फोर्थ काट दो, है ना, आपको IBRD के ऊपर क्वेश्चन करा दिया मैंने, FC पे करा दिया, इस पे करा दिया, यस, ये तीनों का तीनों वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, क्वेश्चन आ रखा है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 59 मेन फंक्शन ऑफ IMF। अरे वाह, मेन फंक्शन ऑफ IMF, आपको पता है रैपिड फाइनेंसिंग का काम कौन करता है, IMF करता है। रैपिड फाइनेंसिंग का काम कौन करता है, IMF करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है IMF करता है, तो हेल्प करता है कि भैया तुम में ना हेल्प करते हैं BOP क्राइसिस के अंदर, ठीक है, मेंबर कंट्रीज को,
इंडिया को भी IMF से लोन लेना पड़ता 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में, या फिर बोल सकते हो BOP क्राइसिस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइम पे आ गया ये। कह रहा है डिवोल्यूशन ऑफ अ करेंसी मीन्स, पता है ना, रुपया डेप्रिसिएट कर रहा है, डिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ। कह रहा है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी वाइज मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी। अच्छा, बात तो यही कह रहा है कि भैया करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। कह रहा बी वाले ने बोला परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन इंटरनेशनल मार्केट। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। कह रहा फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन कंजक्शन विद मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ पी डोमिनेटेड करेंसी। नहीं, डी बोला फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी मल्टीलेटरल कंसिडरेशन में विद द IMF वगैरह वर्ल्ड बैंक के साथ, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। कह रहा है भैया रिडक्शन हो रही है आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी के अंदर विजा विज जो है, हम इसके अंदर देखे जाएंगे किसके करेंसी के साथ, इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। बिल्कुल बात ठीक है। 61 कह रहा है द अर्निंग ऑफ इंडिया फ्रॉम डायमंड एक्सपोर्ट इज क्वाइट हाई। कह रहा हम डायमंड एक्सपोर्ट करके ना उससे हम अर्निंग बहुत अच्छी कर ले रहे हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट। कह रहा बताओ इनमें से कौन से फैक्टर्स है ना इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है भैया यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस स्टॉक पाइलिंग ऑफ डायमंड इन द कंट्री विच आर नाउ एक्सपोर्टेड। कह रहा लार्ज प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स इन द कंट्री। कह रहा हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डायमंड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्री डोमिनेटेड जो है हमारे यहाँ डायमंड सके हुए थे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आपको पता है भैया हमारे वाले तो जितने भी थे चोरी करके भाग गए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल डायमंड्स हमारे यहाँ इतने हैं नहीं अभी, है ना भाई। देखो क्वेश्चन 1993 का है, अब तो है, अब तो हम आर्टिफिशियल डायमंड बना रहे हैं, है ना। सी बोल रहा है एक्सपर्टीज अवेलेबल फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ इम्पोर्टेड डायमंड्स विच आर देन एक्सपोर्टेड। कह रहा पहले हम इम्पोर्ट करते हैं डायमंड का, फिर इसको फिनिश गुड्स बनाते हैं, दैट मीन्स उसकी कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, और यही तो सर्विस के अंदर आता है, और सर्विस के अंदर सबसे आगे हैं हम इंडियंस, और यही तो हुनर है हमारे पास, यही तो एक्सपर्टीज है। तो इसका आंसर सही होगा, सिंपल आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है यूरो डॉलर्स, मतलब यूरोपियन डॉलर का होगा, यूरो डॉलर्स और का होगा, है ना। बताओ क्या है। कह रहा करेंसी इशूड बाय द यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। कह रहा है स्पेशल करेंसी इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ USA, यूज ओनली यूरोप, ऐसा कुछ नहीं होता। और सी बोल रहा है US डॉलर सर्कुलेटिंग इन यूरोप। अरे वाह, यूरो डॉलर का मतलब अगर US का डॉलर जो है सर्कुलेट कर रहा है यूरोप के अंदर, वो कहलाएगा यूरो डॉलर, ये बात सही है। 62 का क्या होगा, सी। 63 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सिंपल है भैया, देखते हैं। कह रहा राशनिंग, राशनिंग मतलब होता है फिस्कल कंट्रोल करना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, फिस्कल कंट्रोल और मॉनेटरी, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का है और ये फिस्कल पॉलिसी का है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा कैश रिजर्व रेशियो होता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सिलेक्टिव वाला क्वालिटेटिव टूल होता है, ये क्वांटिटेटिव टूल होता है, ये भी नहीं होगा। कह रहा लाइसेंसिंग देना, लाइसेंसिंग का काम, और ये देर कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। फिर बोल रहा हूँ कंट्रोल का मतलब क्वालिटी और ये क्वांटिटी, ये नहीं होगा। इम्पोर्ट कोटा, कह रहा इम्पोर्ट कोटा होता है फिजिकल कंट्रोल, ये बात ठीक है। अगर आप इम्पोर्ट कोटा लगा दोगे दैट मीन्स कि आप फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहते हो गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे 63 के 63 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। UPSC ने जितने भी क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछे थे, हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चर। लास्ट वीडियो आएगी एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर से भी UPSC ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और एग्रीकल्चर से देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC द्वारा। तो लास्ट वीडियो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर आएगी 78 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 78 क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।